उसने अपने इस अभियान के दौरान अनेक बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला और अनेक संधारामों तथा स्तूपों को नष्ट करता हुआ शाकल पहुंचा। यहाँ पहुंचने पर उसने घोषणा की कि जो कोई भी किसी एक बौद्ध भिक्षु का सर काट कर लाएगा उसे पुरस्कार स्वरूप 1000 दिनार दिए जाएंगे। एक ऐसा ब्राह्मण शासक जिसने बौद्धों की हत्या करवाई, विहारों को नष्ट किया, आखिर उसने भारत में ऐसा क्यों किया? आइए जानते हैं वह कौन था। शुंग वंश। मौर्यों के पतन के पश्चात मगध की सत्ता शुंगों के हाथों में आई। शुंग राज्य का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जिसने 187 ईसा पूर्व में उसने अंतिम मौर्य शासक भद्रथ की हत्या के बारे में सोचा और 184 ईसा पूर्व में हत्या करने के पश्चात एक निरीक्षण के दौरान मौर्य शासन को समाप्त कर दिया और स्वयं एक नए शासन की नींव डाली। साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से शुंगों के इतिहास के विषय में जानकारियाँ मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में यदि हम देखें तो पतंजलि का महाभाष्य पुराण, कालिदास का मालवी का अग्निमित्रम, बाणभट्ट का हर्षचरित आदि ऐसी बहुत सारी ग्रंथें हैं और अभिलेख भी हैं। इनकी उत्पत्ति की बात करें तो शुंग किस वंश से संबंधित थे यह निश्चित करना थोड़ा सा दुष्कर है। इतिहासकारों में भी इसमें मतभेद है, किंतु इन्हें ब्राह्मण कहा गया है। यह कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। इनमें प्राचीन भारतीय शासकों में पुष्यमित्र जो शुंग था वह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसने मौर्योत्तरकालीन शासकों के समय में गिरती हुई राजसत्ता के गौरव को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था। अपने सेना और बुद्धि के बल पर उसने पुनः राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया था। मौर्य सत्ता हथियाने के पश्चात पुष्यमित्र ने जो सेनापति अयोध्या अभिलेख में जानकारी मिलती है उसके नाम से भी विख्यात था, मौर्य साम्राज्य के बिखराव को रोकने का प्रयास किया। सत्ता के हस्तांतरण एवं केंद्रीय शक्ति के कमज़ोर पड़ जाने के कारण साम्राज्य के विभिन्न भाग स्वतंत्र हो रहे थे। अतः नए शासक के समक्ष सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किस प्रकार साम्राज्य के विभिन्न भागों पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार कायम करते ही वह इस दिशा में कार्य करने लगा। कौशल, वत्सव और अवंती पर पुनः उसने अपनी पकड़ मजबूत की। अवंती अर्थात उज्जैन। अवंती राज्य में स्थित विदिशा, जो वर्तमान मध्य प्रदेश का जिला है, विदिशा नगर, पूर्वी मालवा मध्य प्रदेश में बेश नगर, इसे बेश नगर भी कहते थे, उसमें साम्राज्य की दूसरी राजधानी स्थापित की, जिससे कि दूरस्थ प्रदेशों पर सुगमतापूर्वक नियंत्रण रखा जा सके। विदिशा में अग्निमित्र को उपराजा के रूप में नियुक्त किया गया। अयोध्या अभिलेख से जानकारी मिलती है कि राजा का एक प्रतिनिधि कौशल में भी नियुक्त किया गया था। संभवतः नर्मदा के तटवर्ती प्रदेशों में भी एक उपराजा बहाल किया गया होगा। इस प्रकार साम्राज्य के विभिन्न भागों पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। साम्राज्य विस्तार में यदि हम देखें तो सबसे पहला संघर्ष जो था वह था विदर्भ का। पुष्यमित्र के राज्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना है विदर्भ के साथ संघर्ष। असल में हुआ है कि विदर्भ का जो राज्य का उत्थान मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था। अंतिम मौर्य शासक भद्रथ के समय में मगध दरबार में दो गुट शक्तिशाली थे, मंत्री या अमात्य वर्ग और सेनापति वर्ग। यज्ञसेन मंत्री गुट के समर्थन से विदर्भ का शासक बन बैठा। बाद में भद्रथ की हत्या के पश्चात उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। सेनापति पुष्यमित्र और यज्ञसेन में शत्रुता ठन गई। मालवी का अग्निमित्रम, जो कि कालिदास का एक ग्रंथ है, उससे पुष्यमित्र और यज्ञसेन के बीच में हुए संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यज्ञसेन का चचेरा भाई माधवसेन पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र का मित्र था, अर्थात दोस्त था। जब माधवसेन अग्निमित्र से मिलने विदिशा की तरफ जा रहा था तब यज्ञसेन के एक सैनिक ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अग्निमित्र इस घटना से कुपित हो उठा, अर्थात वह क्रोधित हो उठा। उसने माधवसेन को रिहा करने की मांग की, परंतु इसके बदले में यज्ञसेन ने शुंगों की कैद में पड़े अपने साले को छोड़ने की मांग रखी। अग्निमित्र ने इसके उत्तर में वीरसेन को विदर्भ पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। युद्ध में यज्ञसेन की पराजय हुई, माधवसेन को रिहा कर दिया गया। विदर्भ का राज्य माधवसेन और यज्ञसेन में विभक्त हो गया। दोनों राज्यों की सीमा वर्धा नदी निश्चित की गई। दोनों शासकों ने पुष्यमित्र को अपना अधिपति स्वीकार कर लिया। इससे पुष्यमित्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इसी के साथ में यवनों के साथ भी पुष्यमित्र शुंग का
युद्ध हुआ। पुष्यमित्र के समय ही दूसरी महत्वपूर्ण घटना है भारत पर यवनों का आक्रमण एवं पुष्यमित्र शुंग का उनके साथ युद्ध करना। मौर्य उत्तर काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा से बढ़ते हुए साकेत, अवध, उत्तर प्रदेश, मध्यमिका, चित्तौड़, राजस्थान और सिंधु तक यवनों ने आक्रमण किए। पुष्यमित्र ने यवनों को पीछे ढकेल दिए। ये यवन वही थे जो सिकंदर के साथ आए थे और पूर्व में वहाँ पर बस गए थे। यवन शांत नहीं बैठे थे। गार्गी संहिता के युग पुराण से पता चलता है कि यवनों ने साकेत, पांचाल और मथुरा पर विजय हासिल कर ली। पतंजलि के महाभाष्य और कालिदास मालवी का अग्निमित्रम से भी यवन आक्रमण का उल्लेख प्राप्त होता है। असल में यवनों के साथ में जो पुष्यमित्र शुंग का जो संघर्ष हुआ, वह संघर्ष असल में अश्वमेध यज्ञ में छोड़े गए घोड़े के कारण शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया और अश्वमेध यज्ञ में शुंग सत्ता की उद्घोषणा में प्रथम अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। इसका उल्लेख मालवी का अग्निमित्रम में मिलता है। इस यज्ञ के लिए उसने एक रज्जु अर्थात कि रस्सी मुक्त या ये कहें कि लगाम मुक्त घोड़ा छोड़ा और उसकी सुरक्षा के लिए विशाल सेना अपने अधीन रखी। उसमें 100 राजा और उनकी सेनाएं एवं उसका पौत्र अर्थात पुष्यमित्र शुंग का पौत्र और अग्निमित्र का पुत्र उसके नेतृत्व में वहाँ पर गया। यह यज्ञ अश्व सर्वत्र घुमा, पर जब पश्चिमी भारत से गुजरा अश्व, तब हिंद यूनानियों ने अश्व पकड़ लिया। अर्थात यह अश्व उसी का प्रतीक है जैसे कि रामायण में राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया जाता है और यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है जिसे लवकुश द्वारा चुनौती समझकर पकड़ा जाता है। ऐसे ही घोड़े पर चुनौती रहती है और वह घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से घूमकर निकलता है उन क्षेत्रों को अधीनता माननी होती है और यदि अधीनता न मानते हैं तो युद्ध की चुनौती को स्वीकार करना होता है। तब भी यही हुआ था और यवनों ने उन्हें पकड़ लिया, पकड़कर युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली। अर्थात ऐसे में युद्ध अनिवार्य हो गया। शुंग की सेना जो थी यह पूरी तरह से बन ठन कर गई थी। 100 राजाओं की शक्ति उनकी सेना साथ में थी और जो यवन थे वह अपने राज्य में रह रहे थे, तो वह उस तरह से कम कह सकते हैं कि कम सतर्क थे। उनका संघर्ष हुआ और संघर्ष में यवनों की हार हुई। पहला चरण ये रहा कि पकड़े जाने के बाद में शुंग यवन सेना में भयंकर संघर्ष हुआ। युद्ध में शुंग सेना विजयी रही और वसुमित्र यज्ञ अश्व को यवनों से छीनकर सुरक्षित वापस लौटा। अश्व के पाटलिपुत्र पहुंचने पर पुष्यमित्र ने अश्वमेध को विधिवत पूर्ण किया। अश्वमेध यज्ञ का यह नियम होता है कि यज्ञ तभी पूर्ण माना जाता है जब घोड़ा सकुशल वापस लौट आए। दूसरा चरण इसका यह रहा कि यूनानी प्रथम संघर्ष के युद्ध में हार गए थे, अतः उन्हें शुंगों के प्रति बदले की भावना विकसित हुई। अब यूनानियों ने सैनिक व कूटनीतिक तैयारी कर शुंग राज्य पर भयंकर आक्रमण किया। जब घोड़ा पकड़ा था तब यवन तैयार नहीं थे, किंतु जब उन्हें बदले की भावना थी और बदला लेना था तब वह बढ़ चढ़कर तैयार होकर उन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। यवनों के इस आक्रमण का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य और गार्गी संहिता के युग पुराण में मिलता है। युग पुराण से ज्ञात होता है कि यवनों ने साकेत, पांचाल और मथुरा पर आक्रमण किया और कुशुब्ज पाटलिपुत्र तक पहुँच गए। पर यवन अपने राज्य में ग्रह कलह हो जाने के कारण अर्थात राज्य में जो आंतरिक विद्रोह होते हैं उनके कारण शीघ्रता से वापस लौट गए। कुछ विद्वानों के अनुसार यवन आक्रमण का नेता मेनेंडर था, ऐसा कहा जाता है। मेनेंडर जिन्हें हम मिलिंद पन्हो पढ़ते हैं उसमें नागसेन और मिलिंद पन्हो का जो संवाद है वही मेनेंडर है। आक्रमण संभव डेमेट्रियस द्वितीय के आदेश पर किया था। यद्यपि यवन वापस चले गए पर इसमें शुंग सत्ता पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यह डेमेट्रियस द्वितीय वही था जिसने पहले चरण में हार का सामना किया था शुंगों के साथ में। इसी के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग ने द्वितीय अश्वमेध यज्ञ किया, ऐसी जानकारियाँ मिलती है। किंतु अगले चरण में हुआ ये कि बहुत से यूनानियों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। इन यूनानी बौद्ध धर्मावलंबियों ने मेनांडर प्रमुख था। बौद्ध धर्मी होने से मेनांडर को राष्ट्रद्रोही बौद्धों का सहयोग प्राप्त होने लगा था। असल में शुंग सत्ता की स्थापना मौर्यों का अंत करके हुई थी। मौर्य जो शासक थे अशोक के पश्चात उसके उत्तराधिकारी और अशोक सहित यह बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ऐसे में कई वर्षों तक बौद्ध धर्म को राज्य की संरक्षण प्राप्त था
उसी के पश्चात एक ब्राह्मण शासक शुंग आया, पुष्यमित्र शुंग, और उसने मौर्यों का या मौर्य साम्राज्य का अंत करके ब्राह्मण सत्ता स्थापित की। ऐसे में जो बौद्ध थे वह राज्य विहीन हो गए, या ये कहें कि उन्हें राजकीय संरक्षण प्राप्त होना बंद हो गया। ऐसे में वह भी कहीं न कहीं शुंगों के प्रति आक्रोशित थे। ऐसे में उन्होंने यवनों का साथ दिया और इन्हें राष्ट्रद्रोही कहा गया है। मेनेंडर बौद्धों का सहयोग प्राप्त हुआ इन्हें, और इसी के कारण सहयोग के बल पर मेनेंडर आंधी के समान पाटलिपुत्र तक पहुंच गया। इन राष्ट्रद्रोही बौद्धों से पुष्यमित्र चिंतित था, अतः उसने पश्चिमोत्तर भारत के इन बौद्धों के खिलाफ अभियान किया। एक बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, उससे ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने इस अभियान में आगे बढ़कर अनेक बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला और अनेक संधारामों तथा स्तूपों को नष्ट करता हुआ शाकल, जो सियालकोट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पहुँचा। यहाँ पहुँचने पर उसने घोषणा की कि जो कोई भी किसी एक बौद्ध भिक्षु का सर काट कर लाएगा उसे पुरस्कार स्वरूप 1000 दिनार दिए जाएंगे। उसने इस अभियान में यवन शक्ति को भी नष्ट करने का निश्चय कर लिया था। अतः वह कोष्टक पहुंचा। दिव्यावदान के अनुसार कोष्टक का राजा दैत्य निवासीन था। पुष्यमित्र की शक्ति से डर कर कोष्टक के राजा ने यक्ष क्रिम्स को बुलाया। युद्ध प्रकाश के अनुसार यक्ष क्रिम्स डेमेट्रियस द्वितीय का दिव्यावदान था। दिव्यावदान के अनुसार इस युद्ध में क्रिम्स डेमेट्रियस ने पुष्यमित्र के ऊपर पाषाण शिला गिरा दिया, जिससे पुष्यमित्र की मृत्यु हो गई। पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल व पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। यह नर्मदा नदी तक दक्षिण में फैला हुआ था। पश्चिमोत्तर में संपूर्ण पंजाब इसके क्षेत्र में नहीं आता था। शुंग के कई उत्तराधिकारी हुए और वह अयोग्य रहे। उसके पश्चात इस वंश का अंतिम शासक देवभूति हुआ, जिसकी हत्या उसी के अमात्य वासुदेव कर्णों द्वारा की गई और इस वंश का अंत हो गया। इसकी हत्या 72 ईसा पूर्व में की गई। अतः भारत पर शुंगों का राज 112 वर्षों तक रहा। धन्यवाद।